प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दिनेश तिवारी सर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, संघीय कार्यपालिका। तो आज के सेशन में हम लोग संघीय कार्यपालिका और इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका, दी यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो दी यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में आज हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि भारत का जो संविधान है वह मूलतः संघात्मक है। संघात्मक से मतलब होता है, संघात्मक सरकार से तात्पर्य होता है दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक होता है एकात्मक और दूसरा होता है संघात्मक। एकात्मक सरकार में पूरी शासन व्यवस्था एक सरकार के हाथ में होती है और संघात्मक सरकार शासन व्यवस्था में जो सरकार है वह दो प्रकार की सरकार होती है। तो भारत का संविधान संघात्मक है, यानी भारत में दो प्रकार की सरकार है। एक होता है संघ यानी केंद्र, यूनियन, और दूसरा होता है राज्य यानी स्टेट। संघीय सूची के विषयों पर संघ सरकार शासन करती है और राज्य सूची के विषयों पर राज्य गवर्नमेंट शासन करती है। आप लोग को पता होगा कि सरकार जो है, सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों मिलकर के सरकार बनता है। तो संघ में भी कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है। यानी संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका होती है। इसी तरह राज्य की भी कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। यानी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वह विधि का निर्माण करती है। कार्यपालिका उस कानून को क्रियान्वित कराता है, लागू कराता है। और अगर विधि का कहीं उल्लंघन होता है या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान, उसका निपटारा न्यायपालिका करती है। तो इस तरह सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक, संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है, शासन करती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, शासन करती है। समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती है और दोनों मिलकर शासन करती है। लेकिन यदि केंद्र यानी संघ और राज्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जो संघ का कानून होता है वही मान्य होगा। तो इस तरह संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका और संघीय न्यायपालिका, इस संघ सरकार के बारे में वर्णन, यानी संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका और संघीय न्यायपालिका के बारे में वर्णन संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद आर्टिकल्स, अनुच्छेद 52 से आर्टिकल 52 से आर्टिकल 251 तक, 251 तक, 151 तक, 151 तक में वर्णन है। इसमें संघ सरकार के बारे में वर्णन है। अब संघ सरकार या इसी तरह राज्य सरकार के बारे में वर्णन संविधान के भाग 6 में। तो संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में संघ सरकार का जिक्र है। तो हम लोग संघ सरकार में संघीय कार्यपालिका के बारे में जिक्र करेंगे।
आज हम लोग इस सेशन में संघीय कार्यपालिका के बारे में जिक्र करेंगे। संघीय कार्यपालिका, तो संघीय कार्यपालिका के बारे में वर्णन, संघीय कार्यपालिका के बारे में वर्णन संविधान के भाग 5 भाग 5 में तथा अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में, 78 तक में संघ कार्यपालिका का जिक्र है, यूनियन का जिक्र है। तो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में संघ सरकार का जिक्र है। तो हम लोग संघीय कार्यपालिका के बारे में ही आज अध्ययन करेंगे। और संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है राष्ट्रपति होती है। दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होती है संसदात्मक और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। संसदात्मक कार्य में राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। लेकिन हमारे यहां ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के आदर्श पर अपने यहां संघ सरकार का गठन किया गया है या राज्य गवर्नमेंट का गठन किया है। अपने यहां संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है केवल औपचारिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। ये केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कहने को तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, बल्कि उसकी कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो सभी शक्ति यानी राष्ट्रपति के तरफ से सभी शक्तियों का प्रयोग संघीय मंत्रिपरिषद करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो अपने यहां संसदीय शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति जो है इस संघीय शासन व्यवस्था में जो संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होता है वह केवल औपचारिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के हाथ में। तो ब्रिटेन की तरह जो स्थिति ब्रिटेन के सम्राट या महारानी की होती है, वही स्थिति भारत में राष्ट्रपति की होती है। लेकिन ब्रिटेन और भारत में अंतर है। ब्रिटेन में जो महारानी होती है, सम्राट होता है, वह पद जो होता है आनुवंशिक होता है। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रपति जो होता है वह 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है वह गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है, रिपब्लिकन है। यानी हमारे यहां राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। हमारे यहां ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक नहीं होता है और यह केवल औपचारिक प्रमुख होता है। तो संघीय कार्यपालिका में सबसे बड़ा पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा संघीय कार्यपालिका में संघ की मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद आएगा। अनुच्छेद 74-75 में संघीय मंत्रिपरिषद है। यहां पर संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति है। इसके अलावा एक उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है और एक तीसरा पदाधिकारी होता है महान्यायवादी। तो इस संघीय कार्यपालिका के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो संघीय कार्यपालिका के प्रमुख पदाधिकारी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है।
इसमें सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग राष्ट्रपति को देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में मुख्य रूप से वर्णन आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक में मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में वर्णन है। तो हम लोग भारत का राष्ट्रपति पढ़ेंगे और मैंने पहले ही बता दिया था कि संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वह राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रेसिडेंट होता है। तो आर्टिकल 52 में अनुच्छेद 52 में वर्णन है कि अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 का कथन है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति हमेशा रहेगा। हमारे देश में ऐसी कोई कल्पना नहीं की गई है जब देश में कोई राष्ट्रपति न हो। अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, यानी राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लगाकर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, तो इसलिए अपने देश में एक वेटिंग राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है, उपराष्ट्रपति। जिस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है उस समय उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, और जिस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है उसको सारी शक्तियां और सुविधाएं राष्ट्रपति की मिलने लगती है। अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का भी पद रिक्त, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जो होगा वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन भारत में किसी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की गई है जब अपने देश में एक राष्ट्रपति न हो। यानी आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत में राष्ट्रपति होगा। ऐसे कोई सिचुएशन की कल्पना नहीं की गई है जब अपने देश में कोई राष्ट्रपति न हो। ठीक। अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में वर्णन है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी संघ सरकार की सारी शक्तियां, संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। कि इसे आर्टिकल में वर्णन है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी जो राष्ट्रपति है
संघ सरकार की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वह अपने अधिकारों का प्रयोग अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। और अधीनस्थ प्राधिकारी में आता है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में आर्टिकल 74 में वर्णन है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति जो है अपना सभी काम मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी 44 अमेंडमेंट 1978 में प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद वही विचार पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी है। यानी कहने को तो राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अधिकारों का प्रयोग जो होता है वह कौन करता है? संघीय मंत्रिपरिषद करती है। संघीय मंत्रिपरिषद करती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति अपने सभी कार्य संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। तो आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा, संघ सरकार की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगा, किंतु वह अपने अधिकारों का प्रयोग अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा, यानी संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा। उसके परामर्श को 44वां संविधान संशोधन ने प्रावधान कर दिया कि एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद यदि अपने पुराने सलाह को ही अगर पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में कहा है कि राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी कार्य संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर करे। यानी कुल मिलाकर के राष्ट्रपति जो होता है केवल औपचारिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख होता है यानी नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद में, संघीय मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो राष्ट्रपति जो है वह आर्टिकल 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च है, किंतु वह वास्तविक प्रमुख नहीं है, केवल औपचारिक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक शक्तियां संघीय मंत्रिपरिषद के हाथ में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति जो है वह केवल संवैधानिक प्रमुख मात्र होता है। यानी राष्ट्रपति की स्थिति संघ सरकार में एक संरक्षक की होती है। वह पूरे सरकार के कामकाजों की देखरेख करती है, सलाह देती है। तो एक संरक्षक की भूमिका होती है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, क्योंकि हमारी जो शासन व्यवस्था है वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था के आधार पर ली गई है। यानी जिस तरह वहां की जो महारानी होती है, जो वहां का किंग होता है, वह सारी शक्तियां वह केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक शक्तियां वहां के मिनिस्टर के हाथ में होती है। सेम वही स्थिति अपने इंडिया में। ओके, तो आर्टिकल 53 संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है आप लोग को समझ में आ गए। औपचारिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके सभी अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है। ओके, इसी तरह अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 58 में आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन है। और राष्ट्रपति की योग्यता जो निर्धारित की गई है
उसमें पहली योग्यता है वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। यानी किसी विदेशी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है, तो पहले उसका क्वालिफिकेशन है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा राष्ट्रपति की योग्यता है कि वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। यानी राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई। 35 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तीसरा है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। और चौथा वह है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता यानी क्वालिफिकेशन का वर्णन है। पहला है वह भारत का नागरिक है, लेकिन इसमें कहीं यह जिक्र नहीं है, जैसे कि कभी क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा। एक रहता है वह जन्म से भारत का नागरिक हो, दूसरा होता है भारत का नागरिक हो। तो भारत राष्ट्रपति के लिए ये कहीं नहीं प्रावधान है कि वह जन्मना भारत का नागरिक हो। बस संविधान यही कहता है, आर्टिकल 58 यही कहता है कि वह भारत का नागरिक हो। यानी अगर कोई फॉरेनर, कोई विदेशी भारत की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो उसे भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। जैसे अपने यहां सोनिया जी इटली मूल की हैं, लेकिन अगर उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है तो संविधान उनको कहीं रोकता नहीं है। जन्मना भारतीय नागरिक हो ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं। जैसे अमेरिका में, अमेरिका का प्रेसिडेंट वही बनेगा जो मूल रूप से अमेरिकन है, यानी जिसका जन्म अमेरिका में हुआ। लेकिन भारत में ऐसा कोई बड़ा नहीं है। जिस समय उसको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके, 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उसकी अधिकतम उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है। वह कितने भी वर्ष तक के उम्र में राष्ट्रपति बन सकता है। 35 वर्ष से उसका उम्र कम हो, वह लोकसभा का सदस्य हो। तो भारत का जो राष्ट्रपति है भारत का सर्वोच्च पद है, एक गरिमामय पद है। इसको देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो अब इसके लिए ये शब्द लिखना कि वह पागल न हो, वह दिवालिया न हो, वह आपराधिक मामले में सजा याफ्ता न हो, ये सब कुछ नहीं लिखा गया है। उसके गरिमा के अनुरूप ही उसके क्वालिफिकेशन बस इतना लिख दिया गया है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। यानी जो भी लोकसभा के सदस्य बनने में अयोग्यताएं हैं वह राष्ट्रपति में भी न हो। तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। और चौथा है कि वह लाभ के पद पर न हो। हालांकि संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर संविधान में वर्णन है कि किसको किसको लाभ का पद माना जाता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों का राज्यपाल और केंद्र तथा राज्य के मंत्री, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। यानी अगर कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्य का राज्यपाल है या मंत्री है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। जैसे आपके प्रणब मुखर्जी साहब थे, बड़ौदा जो थे वह भारत का जब राष्ट्रपति बने उस समय वह वित्त मंत्री थे और राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, तब उन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया। या रामनाथ कोविंद जी जो थे, जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके पहले
जो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, वह राष्ट्रपति बनने के पहले बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। यानी अगर राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या केंद्र या राज्य में मंत्री हो, तो इन पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। इन पदों पर रहते हुए भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो वह लाभ के पद पर न हो, यह इसकी राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन है। ओके, तो ये राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन है। अब आप लोग इसके आगे पढ़ेंगे, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब होगा, और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। और आर्टिकल 58 जो है वह राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। इसी तरह अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में वर्णन है। निर्वाचक मंडल के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का जिक्र है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों और दोनों केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सभी जो निर्वाचित मेंबर होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली और पांडिचेरी के राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लोकसभा के में पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, या विधानसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन आप लोगों को पता है कि 2020 के बाद अब लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जा रहा। यानी लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, जो अब नहीं हो रहे हैं। इसी तरह राज्यसभा में जो निर्वाचित है यानी 233 मेंबर जो है, क्योंकि 233 निर्वाचित किए जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। और विधानसभा में जो निर्वाचित, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। किसी भी सदन का जो मनोनीत सदस्य होता है, नॉमिनेट मेंबर होता है, वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता। या जिन राज्यों में विधान परिषद है उन विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते। तो आपके एसएससी या अदर जो भी एग्जाम होता है इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में वर्णन आर्टिकल 54 में है, और इसमें वर्णन है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडिचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचक मेंबर होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। किसी भी सदन का जो मनोनीत सदस्य होता है या विधान परिषद, जिस तरह राज्यों में विधानसभा होती है, कुछ राज्यों में विधान परिषद होता है, विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। ओके, तो ये राष्ट्रपति को चुनाव, यही निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के बारे में वर्णन आर्टिकल 54 में हुआ है।
अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति का वर्णन है। यानी इसमें वर्णन है अनुच्छेद 55 में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह एकल संक्रमणीय, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है और गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक, तो एकल संक्रमणीय पद्धति, अब एकल संक्रमणीय पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये हम अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। यहां पर आप लोग को शॉर्ट में बता दे रहा हूं क्योंकि टॉपिक बड़ा है, अगर इसको डिटेल करेंगे तो टॉपिक समाप्त नहीं हो पाएगा। एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब होता है कि हम जब जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के मेंबर वोट देते हैं उसमें जितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं सबको वोट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी 4 कैंडिडेट चुनाव लड़े तो चारों को वोट दिया जाता है, लेकिन इसमें वरीयता क्रम में दिया जाता है। हमारा फर्स्ट वरीयता किसको हम देते हैं, सेकंड वरीयता किसको देते हैं, थर्ड वरीयता किसको देते हैं, फोर्थ वरीयता किसको देते हैं। ये होता है एकल संक्रमणीय पद्धति। और इसमें चुनाव वह नहीं जीतता है जो सबसे ज्यादा वोट पाता है, बल्कि एकल संक्रमणीय पद्धति में चुनाव वह कैंडिडेट जीतेगा जो न्यूनतम वोट प्राप्त करेगा। और न्यूनतम वोट के निर्धारण का तरीका है कि कुल वोट के 50% +1, यानी जो कैंडिडेट टोटल निर्वाचक मंडल के टोटल वोट का 50% से अधिक और उससे 50% +1 अगर है तो इस वोट पाता है, तभी वो विजयी घोषित होगा। अगर इससे कम वोट पाता है तो उसको विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब 4 कैंडिडेट चुनाव लड़े, ए बी सी और डी। अगर इसमें सबसे अधिक वोट मान लीजिए कि ए पा गया, लेकिन टोटल 50% +1 इसका नहीं है, तो ये विजयी नहीं होगा। तो वैसे स्थिति में जो डी कैंडिडेट है या डी कैंडिडेट न कहिए, जो इसमें उम्मीदवार में से सबसे कम वोट पाता है, मान लीजिए कि सबसे कम वोट डी पाया, तो अगला द्वितीय राउंडिंग की मतगणना होगी। द्वितीय राउंडिंग की जब मतगणना होगी तो उसमें जो सबसे कम प्रत्याशी वोट पाता है उसको हटा दिया जाता है और उसका जो दूसरे वरीयता का वोट है गिना जाता है कि ए कितना पाया है, बी कितना पाया है, सी कितना पाया है। अब पहले राउंडिंग में जो फर्स्ट वरीयता का वोटिंग था, इसमें और डी कैंडिडेट का जो सेकंड वरीयता का जो उम्मीदवार वोट पाया, दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब अगर उस जोड़ने के बाद जो उम्मीदवार 50% +1 होता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर इसमें भी कोई उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ तो फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब इन 3 कैंडिडेट का अगली जो तृतीय चरण की गणना होगी उसमें जो सबसे कम वोट पाया है उसको हटा दिया जाता है और उसका देखा जाता है कि वह तृतीय उसकी वरीयता, मान लीजिए कि अगर इसको हटा दिया गया तो ये भी देखा जाता है कि इसको थर्ड पसंद कौन किया और उनका वोट जोड़ा जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया तब तक चलाई जाती है जब तक कोई 50% +1 वोट न पाता हो, यानी इसमें वोट का हस्तांतरण हो जाता है। इसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय पद्धति। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से तात्पर्य होता है
कि इसमें सभी जो निर्वाचन मंडल के मेंबर होते हैं उनका मत मूल्य निकाला जाता है। यानी जितने भी राज्य के विधायक चुनाव में भाग लेते हैं उन विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। लोकसभा और राज्यसभा यानी सांसद सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। विधानसभा का मत मूल्य यानी एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि जैसे अपने यूपी के एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यूपी के कुल जनसंख्या में यूपी के कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या, जैसे मान लीजिए अपने यूपी में 403 विधानसभा के सदस्य है विधायक, तो यूपी के कुल जनसंख्या में 403 का भाग दिया जाता है और जो भागफल आता है उसमें फिर से 1000 का गुणा किया जाता है और जो 1000 का गुणा किया जाता है 1000 से भाग दिया जाता है, फिर 1000 से टोटल जो भागफल आया यूपी के कुल जनसंख्या में कुल विधायकों की संख्या का भाग देने के बाद जो भागफल आया उसमें 1000 से पुनः भाग दिया जाता है। अब जो भागफल आया अगर जो शेषफल 500 से अधिक जोड़ा आता है तो उस भागफल में 1 जोड़ दिया जाएगा। अब 500 से कम रहेगा तो जो भागफल आएगा वह यूपी के एक विधायक का मत मूल्य होता है। इसलिए हर राज्यों के जो विधायकों का मत मूल्य है अलग अलग होता है। जैसे अपना जो यूपी सबसे अधिक जनसंख्या वाला है तो अपने यूपी के जो विधायक होते हैं उनका मत मूल्य सबसे ज्यादा है, यानी यूपी के एक विधायक का मत मूल्य निकाला गया है 208 माना होता है। इसी तरह हर स्टेट का निकाला जाएगा, उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है। जो भागफल आता है उसमें फिर से 1000 का भाग दिया जाता है। अगर शेषफल 500 से अधिक होता है तो उस भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है और वह उस राज्य के एक विधायक का मत मूल्य होता है। और दूसरा संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है कि कुल राज्यों की जो विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य है उसको योग किया जाता है, जोड़ा जाता है और उसमें कुल संसद सदस्यों की संख्या का यानी लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है और जो आता है वह एक सांसद सदस्य का मत मूल्य होता है। यानी अपने यहां जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सबसे अधिक अगर जिस राज्य का विधायक का मत मूल्य होता है वो अपने यूपी का होता है। अपने यूपी के एक विधायक का मत मूल्य है 208। इसी तरह सभी अब संसद सदस्य में सभी सांसद सदस्य चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, लोकसभा का हो या राज्यसभा का, सभी सदस्यों का मत मूल्य जो होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। तो संसद सदस्य का जो मत मूल्य होता है वह 708 है। तो एक संसद सदस्य का मत मूल्य 708 निकाला जाता है और अपने यूपी के विधायक का मत मूल्य है 208। सबसे कम विधायक का जो मत मूल्य है वह सिक्किम के विधायक का है। क्योंकि सिक्किम में जनसंख्या कम है इसलिए सिक्किम के विधायक का जो मत मूल्य होता है वह सबसे कम है। सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य 7 है। तो यूपी का एक विधायक का मत मूल्य 208, सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य 7 है। इसी तरह हर राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है और तो विधायक का मत मूल्य होगा और सांसद सदस्य का, संसद चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का चाहे किसी भी स्टेट का हो, सभी संसद सदस्यों का जो मत मूल्य निकाला उसका 708 है और इसको कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हालांकि इसमें जनसंख्या का जो ये वर्णन है कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वह 1971 है, 1971 है। यानी 1971 में जो जनसंख्या थी उसके आधार पर मत मूल्य निकाला जाता है और यह 1971 की जो जनगणना का मत मूल्य है वह 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक, तो 1971 में जो जनसंख्या थी
उसके आधार पर एक मत मूल्य निकाला जाता है। तो इसको कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है गुप्त मतदान द्वारा होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव में गुप्त मतदान, राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तब खुला मतदान, यानी एक विधायक जो राज्यसभा के मेंबर का वोट देते हैं राज्यसभा के लिए, तो ये पता चल जाता है कि विधायक ने किसको वोट दिया है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये नहीं पता चलता है किसने, निर्वाचक मंडल के किस सदस्य ने किसे मतदान किया है, यानी यह मतदान गुप्त होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके के बारे में वर्णन अनुच्छेद 55 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो भारत में होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। जिस तरह हम लोग लोकसभा के और विधानसभा के सदस्यों को डायरेक्ट वोट देते हैं, वैसे हम राष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट वोट नहीं देते। हम लोग लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को वोट देते हैं, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को वोट देते हैं, और ये लोग राष्ट्रपति का वोट देते हैं। यानी जनता इसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये है राष्ट्रपति का चुनाव। हालांकि आप लोगों को भी बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा ये, हम इसको अलग क्लास लेंगे और इसके बारे में डिटेल रूप से बताएंगे। ठीक, एक सामान्य रूप से आप समझ गए होंगे। एकल संक्रमणीय पद्धति यानी जो जैसे विधानसभा में है, विधायक या सांसद का चुनाव होता है, लोकसभा के मेंबर का चुनाव होता है, तो जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पाता है वह विजयी होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट अगर पा रहा है तो भी विजयी तब तक नहीं होगा जब तक 50% प्लस 1 से अधिक वोट ना हो। और इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव होता है, एक व्यक्ति एक वोट माना जाता है। यानी एक, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे न पढ़ा लिखा, सभी व्यक्ति का मत मूल्य बराबर होता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है, यानी इसका जो है हर स्टेट के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति के वोटों की गिनती की जाती है। अभी तक भारत में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए बीबी गिरी अकेले राष्ट्रपति हुए, एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं जो द्वितीय मतगणना गई। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो बीबी गिरी अकेले राष्ट्रपति जो द्वितीय मतगणना के बाद उनको विजयी घोषित किया गया था। चूंकि बीबी गिरी कांग्रेस के सपोर्ट से चुनाव लड़े थे और उनके खिलाफ विपक्ष ने नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव लड़ा था, और पहले राउंड की जो वोट की गिनती हुई उसमें बीबी गिरी जरूर सबसे अधिक वोट पाए थे, लेकिन 50% से अधिक प्लस 1 से इतना वोट नहीं पाए थे। तो द्वितीय राउंडिंग की गिनती हुई थी और उसमें बीबी गिरी को विजयी घोषित किया गया था। तो बीबी गिरी अकेले ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो द्वितीय चरण के गणना के बाद उन्हें राष्ट्रपति घोषित किया गया है। और नीलम संजीव रेड्डी, जब दूसरी बार नीलम संजीव रेड्डी साहब चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ा, यानी नीलम संजीव रेड्डी अकेले राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो ये हुआ आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन आप लोग समझ में आ गया होगा, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति पर होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब इसमें एक चीज और समझना है, राष्ट्रपति का जो चुनाव के लिए कोई पर्चा दाखिला करता है तो उसको इस निर्वाचक मंडल का कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में निर्वाचन पत्र पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और जो सदस्य
जिसे वह चाहे विधायक हो चाहे सांसद, ये निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदन के रूप में निर्वाचन पत्र पर अपना सिग्नेचर, और जो कैंडिडेट निर्वाचक मंडल का जो सदस्य एक बार किसी भी प्रत्याशी के प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर कर दिया है, वह कोई दूसरा राष्ट्रपति का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, उसके वह प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी राष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ सकता है जो निर्वाचक मंडल में कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो, 100 सदस्य उसके समर्थन में हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, 50 प्रस्तावक के रूप में, 50 अनुमोदक के रूप में। और जमानत राशि पीठासीन, जो निर्वाचन राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के देखरेख में होता है, तो जो पीठासीन अधिकारी होता है उस पीठासीन अधिकारी के समक्ष 15,000 रुपया जमानत राशि भी जमा करना पड़ता है। इसकी जो जमानत राशि, जो प्रत्याशी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला होता है, जो जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करता है, वह आरबीआई में जमा कर दिया जाता है। अगर टोटल वैध मत का 1/6 से 1/6 से 1/6 से 1/6 से कम वोट पाता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त कर दी जाती है। आप लोग सुनते होंगे अक्सर लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कि फला प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, तो एक राशि जमा करना पड़ता है। अगर प्रत्याशी उससे कम वोट पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर दी। हालांकि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है वह कोई सामान्य लोग नहीं लड़ते हैं, कम से कम 100 निर्वाचक मंडल के सदस्यों का समर्थन उसे मिला होता है। आज जिसके पास 100 समर्थक हासिल करने की क्षमता रखता है उसके लिए 15,000 रुपये कोई बड़ी राशि मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर जमानत नहीं बचा तो ये बेइज्जती होती है कि गए थे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। तो अगर कुल वैध मत का 1/6 से कम उम्मीदवार वोट पाता है तो उसकी ये जो 15,000 रुपये जमानत राशि होती है जब्त कर दी जाती है। ये है राष्ट्रपति का चुनाव। ओके, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पदावधि। पदावधि यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन अनुच्छेद 56 में, आर्टिकल 56 में है। अनुच्छेद 56 में, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पदावधि यानी कार्यकाल का वर्णन है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है पद ग्रहण करने की तिथि से, यानी जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेता है उस दिन उसको पद, यानी शपथ लिया यानी पद ग्रहण कर दिया, तो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। यानी राष्ट्रपति 5 वर्ष इसका पदावधि होता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी वह उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले वह उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति सेवा मुक्त हो सकता है, अपने पद से हट सकता है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति का ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि वह तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। लोकसभा के अध्यक्ष, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से हटता है
तो उपराष्ट्रपति का दायित्व तो बनता है कि वह लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दे। हालांकि प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा क्यों सूचना क्यों देता है? क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं आम जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी पूरे देश को लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से पूरे देश को पता चल जाए कि अब जो राष्ट्रपति है वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और जब उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है, पहले ही मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति को तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी 5 वर्ष से पहले इस्तीफा देकर अपने पद से हट सकता है, या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव के बारे में वर्णन अनुच्छेद 61 में है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन है। राष्ट्रपति का महाभियोग जब केवल संवैधानिक कदाचार के आधार पर लाया जा सकता है। संवैधानिक कदाचार यानी राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगता है कि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो संवैधानिक कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी संसद में के 2 सदन होते हैं, पहले ही आप लोगों को मालूम भी होगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में भी लाया जाए आवश्यक है कि उस सदन का कम से कम 1/4 1/4 सदस्य संवैधानिक कदाचार का आरोप लगावे और लिखित हस्ताक्षर करके महाभियोग प्रस्ताव की मांग करें। अगर लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाता है, राज्यसभा को लाया जाता है तो हस्ताक्षर का पत्र राज्यसभा के सभापति को दिया जा सकता है। तो महाभियोग प्रस्ताव के बारे में वर्णन 61 में है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक है कि वो कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर करें। जिस सदन अगर लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा में जिस दिन इस महाभियोग पर चर्चा होना है उसके 14 दिन पूर्व जरूरी है कि 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाए। हालांकि ऐसा क्यों है कि 14 दिन पूर्व भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी है उसको हटा रहे हैं, तो कम से कम एक न्याय का तकाजा करता है कि उसकी सूचना पूर्व में ही राष्ट्रपति को दे दी। तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। जब सदन में जिस सदन में लाया जाता है, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, तो 14 दिन पूर्व सूचित कर दिया जाता है। सूचित करने के बाद से राष्ट्रपति स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेजकर लोकसभा में अपनी सफाई भी देता है। जो उसके ऊपर आरोप लगा है उस आरोप के संबंध में सफाई देता है। अगर वह सदन संतुष्ट नहीं हुआ और कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, ध्यान दीजिएगा कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देता है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो यह प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन को। और राज्यसभा में अगर ऐसा हुआ है तो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा, यानी पहला सदन ने पारित कर दिया तो दूसरे सदन को भेजा जाएगा। दूसरा सदन में जब लाया जाएगा तो वहां भी राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि भेजकर अपनी सफाई दे सकता है। अगर दूसरा सदन भी इसी तरह उस सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ और 2/3 बहुमत से, यानी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाएगा या मान लिया जाएगा महाभियोग प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया। लेकिन अगर राज्यसभा, मान लीजिए कि इस सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया, दूसरा सदन अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं किया या प्रस्ताव ही नहीं पारित किया, तो राष्ट्रपति नहीं हटेगा। यानी राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका है वह बेहद कठोर है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है
और महाभियोग प्रस्ताव के बारे में वर्णन आर्टिकल 61 में है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन 56 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है या संसद संवैधानिक कदाचार का आरोप लगाकर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग प्रस्ताव पारित करके समय से पूर्व राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति जब अपने पद से इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति का दायित्व तो बनता है कि वह लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत सूचित करे। ठीक, तो ये इस तरह राष्ट्रपति को कार्यकाल होता है या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है, किसी भी कारण से रिक्त होता है, यानी रिक्त का तरीका क्या है, राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो। अगर इस कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो जरूरी है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन जरूरी है कि 6 माह के अंदर री-इलेक्शन दोबारा चुनाव कराया जाए और 6 माह के अंदर चुनाव कराकर नए राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, नया राष्ट्रपति बना दिया जाता है। यानी 6 माह के अंदर, ध्यान रखिएगा, 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराकर नए राष्ट्रपति का नियुक्ति कर दिया, और नया राष्ट्रपति जो चुना जाता है वह मान लीजिए कि 2 वर्ष राष्ट्रपति रहा, 3 वर्ष उसका कार्यकाल शेष है, तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा उसका कार्यकाल 3 वर्ष नहीं होगा। जिस दिन वह चुना जाता है उस दिन से उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है। ठीक, जैसे अन्य जगहों पर देखा जाता है, राज्यसभा का कोई मेंबर है, अगर किसी का पद रिक्त होता है तो जो नया चुना जाता है राज्यसभा का, वह शेष अवधि के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अच्छा, अगर राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो संविधान में वर्णन है कि 5 वर्ष का पूरा होने के पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा दिया जाता है, ताकि जैसे ही राष्ट्रपति का 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो, नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करे। यानी 5 वर्ष से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाता है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाता है। अगर 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए नहीं होगा, जिस दिन से पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये होता है राष्ट्रपति का पदावधि। ठीक, इसी तरह अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को पद का जो शपथ होता है अनुच्छेद 60 में है, राष्ट्रपति अपने पद की, संविधान की रक्षा का शपथ लेता है, और राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को पद की शपथ जो होता है सीजीआई दिलाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति पद की शपथ संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, और शपथ जो होता है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई दिलाता है। अगर सीजीआई न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाया जाए। आप लोगों को पता होगा कि शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में वर्णन संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में जो शपथ है, इनके 3 जो पद है, कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 ऐसे पदाधिकारी हैं, इनके शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं किया गया है, बल्कि इनके टॉपिक में किया गया है। ठीक, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन 60 में किया गया है, और इनको पद और गोपनीय पद की शपथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। तो ये हुआ राष्ट्रपति का शपथ। अच्छा,
एक प्रश्न पूछ सकता है, आप पूछ सकते हैं कि सर जब कोई राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो क्या वो दोबारा पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो जी हां, वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, यानी राष्ट्रपति री इलेक्शन, फिर से दोबारा पुनर्निर्वाचन हो सकता है। और पुनर्निर्वाचन के बारे में वर्णन संविधान में किया गया है, अनुच्छेद 57 में किया गया है। आर्टिकल 57 में प्रावधान है कि अगर कोई राष्ट्रपति रहा है तो वह पुनः चुनाव लड़ सकता है। कितने बार चुनाव लड़ेगा इसके बारे में संविधान नहीं जिक्र करता है, लेकिन संविधान में इतना जरूर करता है, किया गया। आर्टिकल 57 कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति रह चुका है तो वह पुनर्निर्वाचन का अधिकारी होगा, री इलेक्शन का अधिकारी होगा, यानी फिर से चुनाव वह लड़ सकता है। ठीक, अगर राष्ट्रपति का चुनाव मुख्य निर्वाचन आयोग, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन अनुच्छेद 324 में है कि इनका जो चुनाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वह निर्वाचन आयोग कराएगा, यानी उसके देखरेख में होता है। अगर राष्ट्रपति के योग्यता और अयोग्यता को लेकर कोई विवाद होता है, यानी ये होता है कि राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ा है वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं, अगर ऐसा कोई विवाद होता है, योग्यता अयोग्यता को लेकर के कोई विवाद होता है, तो इस विवाद के बारे में स्पष्ट वर्णन संविधान के अनुच्छेद 71 में है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के योग्यता के विवाद को लेकर के वर्णन है कि अगर राष्ट्रपति के योग्यता को लेकर विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। यहीं पर एक और चीज जिक्र कर दिया गया, संविधान संशोधन करके प्रावधान बना दिया गया कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इस आधार पर उसके योग्यता को लेकर कोई विवाद नहीं किया जा सकता है कि निर्वाचन जो मंडल है, जो राष्ट्र उसमें पद अधिक है। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है, विधानसभा भंग हो गई है, या लोकसभा भी भंग हो गई है, या राज्यसभा में काफी सदस्यों का पद रिक्त है, और उस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, तो ये नहीं, इस आधार पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पूरा नहीं है, इसलिए चुना गया राष्ट्रपति अयोग्य है। राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी है, संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर कहीं पद रिक्त होता है तो उस आधार पर उसकी योग्यता को लेकर कोई विवाद नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। ठीक, तो ये हुआ राष्ट्रपति को लेकर के। अब आपका राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाओं का निर्धारण संसद विधि बनाकर करता है। वेतन, भत्ता, पेंशन और अन्य सुविधाएं का निर्धारण जो होता है, का निर्धारण संसद विधि बनाकर करता है, यानी इसके लिए संसद क्या करता है, कानून बनाता है, और यह राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता, पेंशन आदि का निर्धारण करता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपया, वर्तमान समय राष्ट्रपति को कितना वेतन है, 5 लाख रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। और राष्ट्रपति का वेतन जो है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और यह जो वेतन है वह इनकम टैक्स से मुक्त होता है। यानी राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है, तो उसके गरिमा के अनुसार ही उसको वेतन, भत्ता और सुविधाएं भी दी जाती है। तो राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाओं का निर्धारण संसद विधि बनाकर कानून पारित करके करती है। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया वेतन दिया जाता है, यह भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह इनकम टैक्स से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को रहने के लिए, राष्ट्रपति का पद भारत का सर्वोच्च पद है,
तो उसके गरिमा के अनुसार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति है, तो उसको रहने के लिए जो आवास दिया जाता है वह राष्ट्रपति भवन दिया। राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाता है, और राष्ट्रपति भवन इसका कोई किराया राष्ट्रपति को नहीं देना होता है। और राष्ट्रपति भवन जो है, चूंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च पदाधिकारी का रहने का होता है, तो यह भारत विश्व के बड़े भवनों में से एक है। हालांकि इस राष्ट्रपति भवन जो है वह प्राय 330 एकड़ में फैला है। यह 4 मंजिला है। राष्ट्रपति भवन जो है यह कितने मंजिला है? 4 मंजिला। राष्ट्रपति भवन 4 मंजिला है, और इसमें कुल 340 कमरे हैं। 340 कमरा है। राष्ट्रपति भवन जो होता है वह 4 मंजिला है, 340 कमरा है, जो हर आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। यह जो राष्ट्रपति भवन है, यह पहले वायसराय पैलेस या वायसराय हाउस कहा जाता था। अब इसको राष्ट्रपति हाउस कहा जाता है। तो वायसराय हाउस था। यह वायसराय हाउस 1912 में बनना शुरू हुआ था, 17 वर्षों में बनकर के तैयार हुआ, और इसका मुख्य वास्तुकार जो था, राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस था, इसका मुख्य वास्तुकार था। इसी के देखरेख में राष्ट्रपति भवन बना था, 17 वर्षों में बनकर के तैयार हुआ था। इसमें कुल 340 कमरे हैं। एक विशाल अशोक भवन है, यानी विश्व के भव्य भवनों में से एक है। पहले इसमें वायसराय रहता था। पहला वायसराय लॉर्ड इरविन था, जो इस राष्ट्रपति भवन में रहा। फिर राष्ट्रपति के रूप में पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, वे रहे। और यह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहता है, जो सब सुख सुविधाओं से भव्य भवन है। इसकी स्थापत्य कृति बहुत ही खूबसूरत है। और आपके राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर, दिल्ली के रायसीना हिल पर, रायसीना पहाड़ी पर, रायसीना हिल पर स्थित है। ये रायसीना हिल पर स्थित है। इसमें देश का राष्ट्रपति रहता है। यहीं पर एक पहले इसका नाम था मुगल गार्डन, जो 15 हेक्टेयर में फैला है। मुगल गार्डन है, जिसमें विश्व के तमाम फूलों को लाकर के लगाया गया है। मुगल गार्डन जो बेहद खूबसूरत गार्डन होता है। हालांकि अब इसका नाम जनवरी 2023 में ही इसका नाम बदलकर मुगल गार्डन के नाम से अब इसका अमृत उद्यान कर दिया गया है। अमृत उद्यान है कर दिया गया है। और फरवरी के महीने में आम जनता के लिए इसको खोला भी जाता है। यानी आम लोग भी राष्ट्रपति भवन या मुगल गार्डन में जाकर के अमृत उद्यान, जिसको नाम दिया गया अमृत उद्यान, में जा सकते हैं। फरवरी महीने में खोला जाता है। तो ये हुआ राष्ट्रपति के बारे में। अब हम लोग किसी अन्य अगले लेक्चर में राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, क्या शक्तियां है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग को राष्ट्रपति क्लियर हो गया होगा। भारत का यह राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी है, और उसके गरिमा के अनुरूप ही रहने की व्यवस्था की गई है। यह देश का प्रथम नागरिक है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पदाधिकारी है। तो इसके गरिमा के अनुरूप ही इसके रहने, वेतन और सभी सुख सुविधाएं राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के बारे में आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।